इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी का मतलब है आपकी स्ट्रक्चर में ना, जो जैसे मान लो आपकी ये कोई ट्रेस है ना, तो ऐसा नहीं कि जो ट्रेस का जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मूवमेंट अगर हो रहा ना, तो वो उसको बोलेंगे कि ये अनस्टेबल है। तो रिलेटिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर के मेंबर्स का, ठीक है, इंटरनल स्टेबिलिटी के अंदर। और अगर आपकी मेंबर्स है ना, रिलेटिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेंबर्स आपके है ना, वो अप्रोप्रिएट जमे हुए रहने चाहिए। और अगर आपका ट्रस है, तो ट्रस के केस की अगर बात करते हैं ना अपन, तो ट्रस के केस में जो सारे के सारे जो पैनल है ना, वो कैसे होनी चाहिए, ट्राइंगुलर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सारे के सारे ट्राइंगुलर होनी चाहिए। तो लिखते हैं अपन इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड मूव, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर should move, no part of the structure should move relative to the other part, relative to the other part, relative to the other part। स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट आपका जो मूव नहीं करना चाहिए, so that geometry of the structure, so that geometry of the structure, geometry of the structure, so that geometry of the structure should be preserved, geometry of the structure should be preserved। अब देखो, इलास्टिक डिफ्लेक्शन आपका हो सकता है, however elastic deflection, however elastic deflection may occur, however elastic deflection may occur, ठीक है। to preserve the geometry, to preserve the geometry, there should be enough number of members, there should be enough number of members, there should be enough number of members and their enough number of members and their appropriate arrangement is required, and their appropriate arrangement is required, appropriate arrangement is required, and their appropriate arrangement is required। तो ये आपका होना चाहिए ना, नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड मूव रिलेटेड टू द अदर पार्ट। आपके स्ट्रक्चर का जो कोई भी जो पार्ट है ना, वो मूव नहीं करना चाहिए, है ना। सो दैट ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी प्रिजर्व, हाउएवर इलास्टिक डिफ्लेक्शन में अकर, इलास्टिक डिफ्लेक्शन आपका हो सकता है। टू प्रिजर्व द ज्योमेट्री there should be enough number of members, and their appropriate arrangement is required, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्रस की, इंटरनल स्टेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रस, उसके बाद में अपन देखेंगे रिजिड फ्रेम, है ना। देखो, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी तो अपन देखेंगे तो ट्रस के लिए और रिजिड फ्रेम के लिए एक ही होता है। वही अपन देखना है कि मिनिमम 6 रिएक्शन आपकी है, नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, है ना।
और नॉन कोप्लेनर। किसकी केस में? 3D की केस में। अगर 2D की बात करते हैं ना अपन, तो 2D की अपन बात करेंगे ना, तो आपकी मिनिमम 3 रिएक्शन होनी चाहिए, वो नॉन पैरेलल एंड नॉन कोरेलेटेड। तो ये ट्रस के लिए एंड ये रिजिड फ्रेम के लिए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आपकी सेम है। बट इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना अपन, तो इसको अपन देखते हैं, ट्रस के लिए अलग से देखेंगे और रिजिड फ्रेम के लिए अपन अलग से देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपना है 2D ट्रस। फर्स्ट, इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी फॉर द ट्रस, इंटरनल स्टेबिलिटी फॉर द ट्रस। ट्रस के लिए आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं। ट्रस के लिए अपन क्या बात कर रहे हैं? इंटरनल स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहला अपन केस लेते हैं 2D ट्रस। फर्स्ट अपना केस है फॉर 2D ट्रस। फॉर आपका फॉर 2D ट्रस, 2D ट्रस की अपन बात करते हैं, ठीक है। यह आपका 2D ट्रस है, ये 2D ट्रस है, ठीक है। अब देखो 2D ट्रस में अगर आपको इंटरनल स्टेबिलिटी देखनी है ना, तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करने की सारे के सारे पैनल कैसे होनी चाहिए आपके, ऐसे होनी चाहिए, ट्राइंगुलर पैनल होनी चाहिए सारे के सारे। दूसरा, प्रॉपर नंबर ऑफ मेंबर्स आपकी होनी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है अगर 10 मेंबर चाहिए तो आपके 6 ही मेंबर है, तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो आपके प्रॉपर क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ मेंबर्स आपके वहां पे प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। और रिलेटिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए। पता लगा इस जॉइंट से यहां से क्या कर रहे हैं? रिलेटिव मूव कर रहे हैं। तो लिखते हैं एंड ट्रसेस, एंड ट्रसेस, एंड ट्रसेस members are connected in, and trusses members are connected, members are connected in triangular manner। members कैसे होनी चाहिए? हमेशा ट्राइंगुलर मैनर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में एंड ऑल जॉइंट्स आर पिन कनेक्टेड, एंड all joints are, and all joints are, and all joints are pin connected, all joints are pin connected। सारे के सारे जॉइंट आपके कैसे होनी चाहिए? पिन कनेक्टेड आपके होनी चाहिए। एंड लोडिंग इज अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट, एंड loading is applied, and loading is applied at the pin joint। लोडिंग आपकी ऐसा नहीं है यहां पे आपने लोडिंग लगा दी तो ये मेंबर ऐसे बेंड हो जाएगा, ये तो इसको फिर अपन ट्रस बोल ही नहीं सकते, है ना। तो ये नहीं करना अपने को, ये नहीं करना है, ठीक है। लोडिंग कहां पे होनी चाहिए? एट दी, एंड लोडिंग शुड बी अप्लाइड एट दी पिन जॉइंट। कहां पे होनी चाहिए आपकी लोडिंग? पिन जॉइंट पे आपकी लोडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हेंस मेंबर्स ऑफ द ट्रस कैरी ओनली एक्सियल फोर्स, हेंस members of the truss, hence members of the truss, hence members of the truss carry only axial force, axial force हो जाएगा टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स आता है ट्रस मेंबर पे केवल, या तो टेंसाइल आएगा या फिर कंप्रेसिव फोर्स आएगा। बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स वगैरह ट्रस में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है।
बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ट्रस के अंदर नहीं आता है, ठीक है, एंड आर फ्री फ्रॉम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, एंड आर फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एंड आर फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ये देखिए आप, इंटरनल स्टेबिलिटी आपको अगर देखनी है ट्रस मेंबर की तो देखो क्या होना चाहिए। इन ट्रस मेंबर 2D ट्रस के लिए सारे के सारे मेंबर्स कैसे होने चाहिए, पैनल कैसे होनी चाहिए, ट्राइंगुलर होनी चाहिए वो ना, और पिन कनेक्टेड होनी चाहिए। और लोड कहाँ पे लगता है, हमेशा पिन पे, पिन जॉइंट पे लोड लगेगा। और जो फोर्स है आपका वो कैसा आएगा, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव आपका फोर्स आता है। एंड आर फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स से क्या रहते हैं, वो फ्री रहते हैं। एंड आर फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ठीक है। इनकी अपन बात करते हैं। अब देखो ट्रस के अंदर जो मेंबर्स है ना, देखो यहां पे अपन ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन ट्रस मेंबर्स आर कनेक्टेड इन ट्राइंगुलर मैनर एंड ऑल जॉइंट्स आर पिन कनेक्टेड एंड लोडिंग इज। तो पहले यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास में यहाँ पे होने चाहिए, है ना, और उन मेंबर्स का अरेंजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रॉपर अरेंजमेंट आपके पास में होना चाहिए और प्रॉपर मेंबर्स। तो देखते हैं मेंबर्स कितना होना चाहिए 2D ट्रस के लिए। तो फॉर 2D ट्रस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी, मिनिमम नंबर ऑफ ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स should be m equal to 2j minus 3, m equal to 2j minus 3। तो ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, स्टेबल। अगर ऐसा है तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। m इक्वल टू 2j माइनस 3, तो स्ट्रक्चर आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। m इक्वल टू 2j माइनस 3। अगर आपकी मेंबर ज्यादा है ना, इतनी मेंबर तो कम से कम आपकी होनी चाहिए, m इक्वल टू 2j माइनस 3, इतनी मेंबर आपकी होनी चाहिए, तब क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर आपकी कैसी है, स्टेबल है। और अगर आपका मेंबर ज्यादा है ना 2j माइनस 3 से, तो क्या बोलेंगे इसको कि ये ओवर स्टिफ है। ओवर स्टिफ बोल दो या फिर ओवर स्टेबल बोल दो, ओवर स्टिफ, है ना। मेंबर आपके क्या है ज्यादा, तो ओवर स्टिफ बोल देते हैं, ओवर स्टिफ बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो कि जितनी रिक्वायरमेंट थी ना मेंबर की उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपकी स्ट्रक्चर है ना वो ज्यादा रिजिड बन गई है, ज्यादा स्टिफ बन चुकी है लोड को लेने के लिए। तो m ग्रेटर देन अगर 2j माइनस 3 है तो ओवर स्टिफ एंड स्टेबल, क्या बोलेंगे, ओवर स्टिफ एंड स्टेबल। और अगर आपका m मेंबर कम है, किससे, 2j माइनस 3 से, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अनस्टेबल। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, नंबर ऑफ मेंबर क्या होना चाहिए, 2j माइनस 3 आपके नंबर ऑफ मेंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2j माइनस 3 स्टेबिलिटी के लिए आपके होने चाहिए। अगर m आपका ज्यादा है 2j माइनस 3 तो ओवर स्टिफ एंड स्टेबल आपका होना चाहिए। m अगर लेस देन है 2j माइनस 3 तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल यहां पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल क्यों है यहां पे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर, इसमें क्या आपकी डेफिशिएंसी ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द मेंबर्स की डेफिशिएंसी आपके यहाँ पे है ना। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे क्या है यार, यहाँ पे एम तो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। देखो एम क्या है यहाँ पे, एम है यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स, एम क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड जे क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ
जॉइंट्स। जे क्या है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ट्रस्ट दे रखी है तो नंबर ऑफ मेंबर्स आप काउंट कर लो और आप नंबर ऑफ जॉइंट्स आप वहां पे काउंट कर लो। तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा कि आपकी स्ट्रक्चर स्टेबल है या फिर अनस्टेबल आपकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे की अपन बात करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट अपन लिखने जा रहे हैं कि इस ट्रस्ट के अंदर क्यों आपके जो मेंबर्स है वो ट्राइंगुलर होने चाहिए। ऐसा क्यों कंस्ट्रेंट है कि अगर ट्रस्ट है तो मेंबर ट्राइंगल ही होने चाहिए, रेक्टेंगल क्यों नहीं रहे, ट्रेपेजोइडल क्यों नहीं रहे और अदर शेप में क्यों नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो नोट में क्या, वाई ट्रस्ट शुड बी, why trust should be in triangular manner, why trust should be in triangular manner, why trust should be in triangular manner। क्यों आपके ट्रस्ट है जो ट्रायंगुलर मैनर में होने चाहिए। देखो इसको समझने के लिए ना अपन एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने के लिए अपन क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहां से क्या है, ये हिंज है और यहां पे क्या आपका ये रोलर सपोर्ट है, यहां पे आपका क्या है, रोलर सपोर्ट है। ये बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। अब देखते हैं अपन ए बी, ये आपका सी पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट। आपने यहां पे क्या लगाया है, फी फोर्स आपने अप्लाई करा हुआ है इसके ऊपर। कितना फोर्स अप्लाई करा हुआ है, पी फोर्स अप्लाई करा हुआ है। तो इस पी फोर्स अप्लाई करने की वजह से, पी फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपकी जो ये है ना वो ऐसे मान लो कुछ ऐसे डिस्प्लेस्ड कर गई है ना, ऐसे डिस्प्लेस कर सकती है, ऐसे वो डिस्प्लेस कर सकती है ना ये। तो अपन क्या मान रहे हैं इसको कि यार ये तो अगर मान लो ऐसा कोई अपन ने प्रोवाइड करवा दिया अरेंजमेंट तो ये तो अनस्टेबल हो गया ना ये। और अगर मैं इसके बीच के अंदर मेंबर दे देता हूं, जैसे मान लो ये बीच में मैंने मेंबर दे दी एक, तो अब है ना ये इस शेप के अंदर रिफ्लेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये मेंबर की लेंथ थोड़ी ना बढ़ जाएगी भाई, इस मेंबर की लेंथ नहीं बढ़ेगी ना। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो पी फोर्स आप अप्लाई करते हो वो एक मतलब कम मैग्नीट्यूड का आप अप्लाई करते हो स्ट्रक्चर को आप सेफ रखने के लिए ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर तो ये आपकी स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी रहेगी, ये ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी आपकी है अगर आपने ये बीच में मेंबर प्रोवाइड करवा दिया तो, ठीक है। ये हो गया, ये 2D ट्रस की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं 3D ट्रस की। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, 3D ट्रस की। सेकंड अपन किसकी बात कर रहे हैं, 3D ट्रस। 3D ट्रस की अपन बात कर रहे हैं, 3D ट्रस की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो 3D ट्रस आपका कैसा होता है मैं बता देता हूं। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका हो गया। ये क्या है देखो 3D ट्रस है, ये क्या है यहां पे 3D ट्रस, ये क्या आपका 3D ट्रस है। अब देखो 3D ट्रस के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आपके कितने होने चाहिए, 3J - 6 आपके क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ मेंबर्स आपके यहां पे होने चाहिए, ठीक है। अगर m = 3J - 6 है तो ये क्या हो जाएगी आपकी, स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके मेंबर 3J - 6 से ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे
कि स्टेबल तो है ही है बट ओवर स्टिफ भी है ना, ओवर स्टिफ एंड स्टेबल है, और मेंबर कम है तो अपने बोल देंगे यार ये अनस्टेबल है, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ मेंबर्स है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, डेफिशिएंसी ऑफ मेंबर्स है आपकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इफ आई एम ग्रेटर देन 3j - 6, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉरी पहला अपन ने देख लिया ना ये, हाँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका एम ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी आपकी ओवर स्टिफ एंड स्टेबल, ये आपकी क्या हो जाएगी, ओवर स्टिफ एंड स्टेबल हो जाएगी। अगर आपके इफ मेंबर एम इक्वल टू 3j - 6 है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अनस्टेबल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, अनस्टेबल बोलेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ मेंबर्स है। यहां पे क्या है आपकी डेफिशिएंसी ऑफ मेंबर्स, डेफिशिएंसी ऑफ मेंबर्स आपकी यहां पे है ना, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे अपन, ये अनस्टेबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल पैनल, सारे के सारे पैनल आपके कैसे होने चाहिए, ट्राइंगल होनी चाहिए। ऑल पैनल्स शुड बी ट्राइंगल, सारे के सारे पैनल कैसे होने चाहिए आपके, ट्राइंगल होने चाहिए। ऑल पैनल शुड बी ट्राइंगल, सारे के सारे पैनल आपके कैसे होने चाहिए, ट्राइंगल होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी प्लस इंटरनल स्टेबिलिटी। और ये ट्रस का देख लिया अपन ने, ट्रस में 2D ट्रस देख लिया, 3D ट्रस देख लिया। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अपन ने पहले देख ली थी, अब अपने इंटरनल स्टेबिलिटी देख ली ट्रस के लिए, दोनों के लिए है ना। ठीक है, 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। अब ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन, एक्सटर्नल एज वेल एज अनस्टेबल। अब अपन बात करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी। ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना अपन, ये तो यहां पे देखिए, ये आपका हिंज है और ये आपका क्या है, रोलर है। ये आपका हिंज है और ये आपका रोलर है। ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और ये आपका पी सी पॉइंट हो गया, है ना। अब देखो यहां पे देखो, ये आपका हिंज सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है। देखो ये अगर आप इसे रोल लगाओगे ना तो इसको कौन रोक रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने से कौन रोक रहा है, ए बी मेंबर रोक रहा है ना। बी सपोर्ट का मूवमेंट हो सकता है हॉरिजॉन्टली, बट कौन रोक रहा है इसको, ये ए बी मेंबर रोक रहा है यहां पे। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट of support, horizontal movement of support is prevented by member AB, is prevented by member AB। मेंबर ए बी क्या रोकेगा आपका, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कौन रोकेगा, मेंबर ए बी आपका यहां पे रोक के रखेगा, मेंबर ए बी आपका रोकेगा। ठीक है, तो अगर आपको
वन एक्स्ट्रा रिएक्शंस बढ़ानी है, ठीक है, वन एक्स्ट्रा रिएक्शन। मान लो जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ना, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया हिंज में। ये आपकी, ये तो आपका हिंज सपोर्ट था, और जो रोलर सपोर्ट था ना, इस रोलर सपोर्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, हिंज सपोर्ट के अंदर अपन ने कन्वर्ट कर दिया। ये हो जाएगा ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सपोर्ट बी इज नाउ, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, the horizontal movement, the horizontal movement of support, the horizontal movement of support B, of support B is now, of support B is now prevented by HB, is now prevented by HB, is now prevented by HB. It means HB, it means HB is performing the job of member AB. HB is performing, HB is performing the job of, the job of member AB, job of member AB। देखिए क्या है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सपोर्ट बी इज नाउ प्रिवेंटेड बाई HB, ठीक है। सपोर्ट बी का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना, उसको अपन किससे रोक रहे हैं, HB से। जो HB आपका किसको, किसकी जॉब को रिप्लेस कर रहा है, या किसकी तरह वो काम कर रहा है, आपके मेंबर AB की तरह। तो मतलब ये कह सकता हूं कि मैं, कि आपकी जो रिएक्शंस है ना, वो मेंबर का काम कर सकती है, बट कभी भी आपका जो मेंबर है ना, वो रिएक्शन का काम नहीं करती है, ठीक है। हैंस members can be replaced by, hence members can be replaced by reactions, members can be replaced by reactions। आपकी मेंबर्स को रिएक्शन से अपन रिप्लेस कर सकते हैं, बट आप है ना एक्स्ट्रा मेंबर लगा के उसको रिएक्शंस की जगह वो काम नहीं कर सकती है ना। एक्स्ट्रा मेंबर आपकी कभी भी रिएक्शन की जगह काम नहीं करेगी। इसके लिए अपन देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। वन एक्स्ट्रा मेंबर एंड वन रिएक्शन अपन रिमूव कर देते हैं। चलिए देखो क्या होता है। ठीक है, देखते हैं यहां पे वन एक्स्ट्रा मेंबर एंड वन रिएक्शन रिमूव्ड। वन एक्स्ट्रा मेंबर, एक तो अपन ने एक्स्ट्रा मेंबर काम में ले लिया, वन एक्स्ट्रा मेंबर इज यूज्ड, वन एक्स्ट्रा मेंबर इज यूज्ड। सेकेंड, वन रिएक्शन इज रिमूव्ड, वन रिएक्शन इज रिमूव्ड, वन रिएक्शन इज रिमूव्ड। देखिए ऐसा करते हैं तो क्या आपकी स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं यहां पे ना। मान लो ये आपकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सपोर्ट आपका क्या था, रोलर था पहले, और ये क्या था आपका, हिंज था। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक रिएक्शन हटा रहा हूं। एक रिएक्शन को हटाने से मतलब क्या हो गया,
कि हिंज से मैं इसमें किसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, रोलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, और एक मेंबर में एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो क्या स्ट्रक्चर स्टेबल है क्या? नहीं है यार स्ट्रक्चर स्टेबल। देखो इधर फोर्स लगाओ पी, इस जॉइंट पे आप पी फोर्स लगाओ, ये जॉइंट है ना, इस जॉइंट पे आप पी फोर्स लगा दो, तो आपका पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ट्रस स्ट्रक्चर है, वो राइट साइड में मूव कर जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है कि आपकी है ना एक जो एक्स्ट्रा मेंबर है वो रिएक्शन का काम करेगी, नहीं, बट एक रिएक्शन मेंबर का काम कर सकती है। तो क्या अपन लिख लें इसको, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA। कौन सी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA? देखिए ये देखो यहाँ पे, ये है ना, इसको अपने एक को A मान लिया और एक को B मान लिया था, यहाँ पे A और B है ना, तो यहाँ पे ये HA है ना, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA। horizontal reaction HA in the first figure is HA in the first figure is in the first figure is in the first figure is preventing the horizontal is preventing the horizontal movement is preventing the horizontal movement of the structure, horizontal movement of the structure, horizontal movement of the structure. Here the extra member, here the extra members, here the extra members, yes, the extra members cannot prevent the extra members cannot prevent the horizontal movement, cannot prevent the horizontal movement, cannot prevent the horizontal movement, hence member cannot perform the member cannot perform the member cannot perform the member cannot perform the cannot perform the job of reactions. कोई मेंबर आपका रिएक्शन का जॉब को नहीं ले सकती, नहीं परफॉर्म कर सकती, ठीक है, बट आपकी जो रिएक्शन है वो मेंबर का काम कर सकती है, बट आपकी जो मेंबर है वो रिएक्शन का काम नहीं करती। इस चीज को ध्यान रखना, बस वही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे आगे क्या है, फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी, फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी, फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी, फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज कंपल्सरी। देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए ना कम होनी तो दोनों ही चाहिए। अगर किसी स्ट्रक्चर की आप ओवरऑल स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो ना, इसका मतलब आपकी जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो आपकी एक्सटर्नली अनस्टेबल है और इंटरनली स्टेबल कर रही हो तो अभी ओवरऑल आपकी स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। सेम मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपकी एक्सटर्नली तो स्टेबल है बट वो इंटरनली अनस्टेबल है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो दोनों आपकी होनी चाहिए, बट एक्सटर्नल स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज कंपल्सरी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज कंपल्सरी ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए। इन सम केसेस स्ट्रक्चर इज ओवरऑल स्टेबल, in some cases structure is overall stable, in some cases structure is in some cases
structure is overall stable, structure is overall stable, but it may be over stiff, but it may be over stiff, but it may be over stiff externally and but it over stiff externally and deficient internally and deficient internally and deficient internally. देखो क्या है यहाँ पे ना, फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज कंपलसरी. अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ ना तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आपकी कंपलसरी है, ठीक है. और कुछ केसेस अपन ऐसे भी देखेंगे जहां पे आपकी स्ट्रक्चर है ना ओवरऑल तो स्टेबल है, ठीक है, बट इट मे बी ओवर स्टिफ एक्सटर्नली एंड डेफिशिएंट इंटरनली, ठीक है. ठीक है, ये अपने ट्रस के बारे में कंप्लीट देख लिया, ठीक है, कि 2D ट्रस के लिए आपकी स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए एंड 3D ट्रस के लिए आपकी स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए. अब अपन बात करते हैं फ्रेम की. फ्रेम की बात करेंगे. देखो फ्रेम में अपन देखो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी तो अपन देख चुके हैं. फ्रेम और ट्रस की क्या रहेगी, एक ही रहेगी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी तो. और इंटरनल स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं ना तो इंटरनल स्टेबिलिटी आपकी ट्रस के लिए अपन देख चुके हैं. अब फ्रेम के लिए अब अपन देखेंगे. फ्रेम के लिए देखो नेक्स्ट है आपका फ्रेम, नेक्स्ट है आपका फ्रेम, ठीक है. इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेम, एक्सटर्नल अपन देख चुके हैं. नेक्स्ट देखेंगे अपन इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेम, इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ, इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेम. देखते हैं फॉर ज्योमेट्रिकली स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेम, फॉर ज्योमेट्रिकली stability of the frame, for geometrically stability of the frame, for geometrically stability of the frame, stability of the frame, there should not be condition of, there should not be condition of, there should not be condition of mechanism formation, there should not be condition of mechanism formation, mechanism formation. It means there should not be 3 collinear conjugative hinges. It means there should not be, it means there should not be, it means there should not be 3 collinear conjugative hinges, there should not be 3 collinear conjugative hinges, conjugative hinges मतलब 3 आपकी conjugative hinges नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर में, ठीक है. अगर आपकी 3 कोलिनियर मतलब एक, जैसे सपोज ये बीम है, बीम में यहां भी हिंज है, यहां भी हिंज है, यहां भी हिंज है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि अनस्टेबल है. क्या बोलेंगे उसको कि ये आपकी क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है. कोलिनियर कॉन्जुगेटिव हिंजेस
टू प्रिवेंट द रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट एट द जॉइंट, टू प्रिवेंट द to prevent the to prevent the to prevent the rigid body to prevent the rigid body to prevent the rigid body displacement to prevent the rigid body displacement at the joints at the joints at the joints। ठीक है, देखो बात करते हैं अपन, देखो यहां पे है ना 3 कॉन्जुगेटिव आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना, हिंजेज। तो ये अपन ने स्टेबिलिटी के लिए देखा है, तो स्टेबिलिटी के लिए कंप्लीट अपन ने थ्योरी यहां पे डिस्कस करी हुई है। अब कुछ अपन इसके लिए न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो स्टेबिलिटी पे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना अपन, तो स्टेबिलिटी के ऊपर जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन जैसे मान लो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 16 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो स्टेबिलिटी और इंडिटरमिनेसी से 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में 16 मार्क्स को ब्रेक करके क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लेते हैं।